आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सब आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो इसमें पार्ट ए थर्मल फिजिक्स का होता है और पार्ट बी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो आज हम लोग मेनली पार्ट ए में जो 4 यूनिट होते हैं उसमें से यूनिट नंबर सेकेंड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर बारी बारी ये पूरे पेपर के जो टोटल 8 यूनिट है सभी 8 यूनिट के हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर यहाँ पे सेकेंड के, जिसका नाम है यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को और इसमें हम लोग बारी बारी से ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम, चाहे मेन एग्जाम हो चाहे आपका मिड टर्म हो, उन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा भी आप बीएससी के बाद अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए या किसी हायर कोर्स के लिए आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वहां भी ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आर, यानी तापीय विभव। ये जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो देखिए टोटल 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा तभी आप लोग इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। पहला जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी, जिसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। दूसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है टोटल हीट फंक्शन, जिसे हम लोग इंथैल्पी भी कहते हैं। तीसरा जो होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल वो होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसे हम लोग आमतौर पे एफ से डिनोट करते हैं। और चौथा जो होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप एलिमिनेट करिए तो देखिए सेकंड ऑप्शन में ये एस जो है वो एंट्रोपी, तो एंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नहीं होता है। तीसरे ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नहीं होता है। ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, ना कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और एंट्रोपी, ये चारों के चारों यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स नहीं है, ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में आएंगे। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे, पहला का आंसर होगा ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है द करेक्ट रिलेशन, निम्न में से कौन सा सही संबंध है? तो देखिए ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। देखिए जो टोटल हीट फंक्शन इंथैल्पी होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस यहाँ पे P इंटू वी का जो फैक्टर होता है, ये इसको हम लोग प्लस करते हैं, यानी इंटरनल एनर्जी में ये पीवी फैक्टर को जब ऐड करते हैं तब टोटल हीट फंक्शन निकलता है, जिसे हम लोग इंथैल्पी का नाम देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन तो आप लोग वैसे ही कर लेंगे। इसमें बोला गया है कि सॉरी, Which of the following is not a Maxwell equation? इनमें से कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है? तो आप लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक में मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। पर यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स के जो मैक्सवेल के चारों इक्वेशन है वो आपको याद होना चाहिए और उसी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूं लेकिन आपको इक्वेशन ये याद होने चाहिए, चारों के चारों इक्वेशंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जूल थॉमसन कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस। रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, यहीं पे अगर रियल गैस न लिख के आइडियल गैस लिखता तब उसका आंसर क्या होता? तो याद रखिएगा आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो म्यू होता है वो 0 आता है आइडियल गैस के लिए, लेकिन यहाँ पे रियल गैस के लिए पूछा है। तो रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है म्यू इज इक्वल टू 1/Cp इन ब्रैकेट 2a/RT एंड माइनस b। यहाँ पे a और b जो है वो वांडर वॉल्स कांस्टेंट होते हैं, Cp जो होता है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और यहाँ पे R जो है वो गैस कांस्टेंट और T जो है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप देख पा रहे होंगे, चौथे का सही आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में ये आता है ये टर्म। अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे। इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, देखिए एक तो रिवर्सिबल, फिर आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वो क्या होगा इसको याद रखिएगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन जूल केल्विन एक्सपेंशन, ठीक है, जूल केल्विन एक्सपेंशन को ही जूल थॉमसन एक्सपेंशन भी कहते हैं।
कोई विशेष अंतर नहीं है। द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो जूल थॉमसन मतलब ये ना इसी जूल थॉमसन एक्सपेंशन में ही थोड़ा बहुत मॉडिफाइड फॉर्म है ये। तो जूल केल्विन एक्सपेंशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, तो याद रखिएगा जूल थॉमसन एक्सपेंशन या जूल केल्विन एक्सपेंशन में टोटल हीट फंक्शन यानी इंथैल्पी हुए वो जो कांस्टेंट होता है, इसीलिए जूल केल्विन एक्सपेंशंस को आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस भी बोला जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर ए रियल गैस। आदर्श गैस के लिए कौन सा इक्वेशन सही है, तो इसको मैं यहां पे डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ये इसका लास्ट पार्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे एक आप लोग मेयर्स फॉर्मूला भी जानते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R, इसको भी याद रखिएगा मेयर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो आप लोग जानते ही हैं दाब बढ़ाने पे हमेशा जो बर्फ है, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, शायद 8वां क्वेश्चन स्किप हो गया, तो पहले 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ ए रियल गैस इज, देखिए एक बार यहाँ पे आइए तो जरा जूल थॉमसन कोफिशिएंट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको म्यू इक्वल टू 1/Cp 2a बाई RT माइनस बी। तो जब यहाँ पे अगर जूल थॉमसन एक्सपेंशन ना हो तो उसके लिए म्यू क्या होगा, 0, और इसको 0 के होने के लिए 2a/RT इक्वल टू क्या होना चाहिए, b। जब ये हो जाएगा तो म्यू 0 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T इज इक्वल टू TI पर जब म्यू यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट जब 0 हो जाएगा तो उस गैस में ना तो कूलिंग होगा ना हीटिंग होगा, तो ऐसे में 2a/RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। अब चूंकि वो टेम्परेचर T इक्वल टू TI हम लोग लिए हैं, इसी को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, तो TI का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2a/ क्या निकल जाएगा, RB। ये जो 2a/RB आया है इसी को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोला जाता है। यानी ये वो टेम्परेचर है जब यहां पे 2a/RT इक्वल टू B हो जाएगा, या यूं कहिए TI वो टेम्परेचर है जिसपे म्यू का मान 0 होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, उसी पे जूल थॉमसन जो हीटिंग या कूलिंग है वो अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, इसको हम लोग इस टॉपिक में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आप लोगों को जूल थॉमसन एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा तब वहां पे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TI इक्वल टू 2a/RB कहां पे है, देखिए यहाँ पे C पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ऑन इंक्रीजिंग द, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक क्या होता है, वो हमेशा घटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ 2a/RT इज ग्रेटर देन B, फिर से उसी को लिखिए, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 1/Cp इन ब्रैकेट 2a/RT माइनस B। तो जब बोल रहा है कि 2a/RT B से बड़ा हो, तो जब 2a/RT बड़ा होगा B से, तो ऐसे में 2a/RB इज ग्रेटर देन हो जाएगा वो T, और 2a/RB को ही तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। यानी यहां पे ये हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे TI इज ग्रेटर देन T। यानी अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब गैस का टेम्परेचर T टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम हो तो ऐसे में क्या होता है, कूलिंग होता है। समझ में आया, जब भी गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम हो तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में उसमें कूलिंग होता है। अब अगर ये किसी को सिर के ऊपर से चला गया तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइपोथेटिकल डाटा है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम टेम्परेचर पे आप एक्सपेंड कराएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इसके कम टेम्परेचर, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कितना है यहाँ पे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात याद रखिएगा, हर गैस का कोई ना कोई एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है, वो फिक्स होता है। तो अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं कार्बन डाइऑक्साइड को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के उसको एक्सपेंड कराता हूं,
ठीक है, उसको उसका एक्सपेंशन कराता हूं तो ऐसे में उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उसमें कूलिंग इफेक्ट होगा। अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मैं अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के उसको एक्सपेंड कराऊंगा तो ऐसे में उसके अंदर कूलिंग नहीं, हीटिंग होगा, क्योंकि ऐसे में उसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से क्या हो गया, ज्यादा। तो जब भी गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से अधिक रहता है तो हीटिंग होता है, अगर गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम होगा तो उसमें कूलिंग होता है। किस प्रक्रिया में, जूल थॉमसन एक्सपेंशन या जूल केल्विन एक्सपेंशन की प्रक्रिया में। अगर टेम्परेचर T गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बराबर होगा तो न तो कूलिंग होगा न तो हीटिंग होगा, यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेंड कराएंगे तो न तो उसमें हीटिंग होगा और न ही कूलिंग होगा। बात समझ में आया। अब यहां पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं, आप लोग जरा सर्च करके कमेंट में बताइएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कितना होता है। ठीक है, इसको आप लोग बताएंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे बोला है द एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर इज, ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं ए पार्ट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्यूरिस लॉ, तो क्यूरिस लॉ सभी लोग जानते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें आप देख पाएंगे तो सी पार्ट इसका आंसर निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, देखिए कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर वो रिवर्सिबल है तो ऐसे में हमेशा उसका एंट्रोपी क्या होता है, उसका हमेशा एंट्रोपी शून्य, मतलब चेंज इन एंट्रोपी होना चाहिए। यहां पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। ठीक, हालांकि आइडियली कोई भी यूनिवर्स में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए आमतौर पे जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी इरिवर्सिबल होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। इसी के साथ आपको 14वें का भी आंसर मिल गया। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी निकाय का अनुत्क्रमणी प्रक्रिया में एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। टोटल एंट्रोपी चेंज इन कार्नोट साइकिल, तो एक बात बताइए, आप लोग तो ये बात जानते हैं ना कि कार्नोट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, और उसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का होता है, दूसरा प्रोसेस जो होता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का होता है, तीसरा प्रोसेस जो होता है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन का होता है, और जो चौथा साइकिल जो पूरे साइकिल को कन्वर्ट करता है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन का होता है। ठीक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये पूरा मिला के एक साइकिल बनाता है। ठीक है, तो ये जो रिवर्सिबल एक साइकिल बनाता है तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो भाई साइक्लिक प्रोसेस में भी जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो 15 का ये लास्ट पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये कार्नोट साइकिल में डिटेल में काफी पढ़ाया हूं, वहां पे जाके देख लीजिएगा। ये जो आपको ये साइकिल आपको याद होना चाहिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों प्रोसेस मिलके एक पूरा का पूरा ये साइकिल बनाते हैं। क्लियर हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस की, एडियाबैटिक की, साइक्लिक की, आइसोबारिक। इसमें वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो बी पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं एंट्रोपी एस बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बटे टी होता है। अब अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोग जानते हैं चेंज इन हीट क्या होता है, 0, तो ऐसे में एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, तो इसमें बी पार्ट ही इसका सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल आंसर ही होगा। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि कुछ लोग यहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस में भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कंफ्यूजन इसमें लाजमी है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन TDS या TS डायग्राम। तो TS डायग्राम पे जो एरिया है वो क्या बताता है, वो वर्क डन, एक पर्टिकुलर साइकिल में कितना वर्क डन होता है उसको बताता है, एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली टू 4 टाइम इट्स इनिशियल वॉल्यूम, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। देखिए एक आदर्श गैस है, 1 ग्राम अणु समतापी प्रसार द्वारा अपने मुक्त आयतन में 4 गुना वृद्धि कर लेता है, तो गैस नियतांक आर के रूप में एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है। तो एक काम करिए ना, इसको आप लोग देखिए यहाँ पे ये सॉल्व भी किया गया है।
आप लोग जानते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बटे टी होता है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर देखिए दिया गया है, एक मिनट, टेम्परेचर का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपको कुल मिला जुला के डेल्टा क्यू का मान निकालना है, ठीक। तो डेल्टा क्यू का मान यहाँ पे निकालना है और प्रोसेस है यहाँ पे आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बटे टी। तो कुल मिला जुला के अब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। तो प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वर्क डन का आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, ये मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन आप सीधे यहां से करना शुरू करिए, RT log बेस एक्सपोनेंशियल E V2/V1, डायरेक्ट आप यहां से करना शुरू करिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में किया गया कार्य मैं आप लोगों को बताया हूं, वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप चले जाइए वहां पे। बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के प्लेलिस्ट में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एक मैं थ्योरी का टॉपिक कराया हूं, वहां पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करिए। तो V1 बराबर अगर V मान लेते हैं तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स V, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अपने प्रारंभिक आयतन का 4 गुना हो जाता है, बस यहाँ पे रख दीजिए। W बराबर RT log बेस एक्सपोनेंशियल E 4V/B, V से V वॉल्यूम कट जाएगा, यहाँ पे बेस आप एक्सपोनेंशियल से हटा के यहाँ पे अगर आप 10, आप देखिए यहाँ पे ये गलत कर दिया है, बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर ये 2.303 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको रखेंगे यहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा और R के टर्म्स में चेंज इन एंट्रोपी इतना आ जाएगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से बड़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आप लोग देख लीजिएगा इसका कौन सा पार्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आया है 18वें का ए पार्ट ही लग रहा है कि इसका सही है, ए पार्ट सही होगा। आगे चलते हैं 19वां, इसमें बोला है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट इज 0.31 एंड फॉर 100% स्टीम एट स्टीम टेम्परेचर इज 1.74। तो बोल रहा है एक वायुमंडलीय दाब पर 1 ग्राम जल के वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या होगा यदि जल का एंट्रोपी क्वथनांक बिंदु पर 0.71 तथा 100% पर 1.74 हो। तो देखिए यहाँ पे भी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है TdS, इंटीग्रेट कर देंगे तो Q बराबर TS2 - S1 होगा। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे 373 रख दीजिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो उसमें 273 जोड़ 373 1.74 माइनस 0.31, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब चीज़ दिया ही है, आपको सीधे ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इफ L लेटेंट हीट इक्वल, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। तो सो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम इज, अच्छा इसका यहाँ पे ये निकालना है स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से आप यहाँ पे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए dL/dt, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे ये L, ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही ये पूरा आ जाएगा। ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपको वहाँ पे बताया गया होगा, उससे कंपैरिजन करके यहाँ पे आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 21वां देखिए, यहाँ पे ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन वैसे 2 फॉर्म होता है, ये पहला फॉर्म, वो दूसरा फॉर्म। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि दाब को 1 एटमॉस्फेरिक से 2 एटमॉस्फेरिक कर दिया जाए, यानी कैलकुलेट द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर 1 and 1601 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लेटेंट हीट दिया हुआ है, ये सब पूरा दिया गया है, ठीक। ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में ये पूरा डाटा फिट हो जाएगा, सारी चीज गिवन है। आप यहाँ पे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में पूरा डाटा फिट कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी का मान निकल के आ जाएगा 26.6 केल्विन, और यहाँ से आप यहाँ पे ये आंसर टिक कर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, ठीक है, 21 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग एक इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, अगले जितने क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो हम लोग इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।